हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में जो कि पहली क्लास थी ज्योग्राफी की, हमने देखा उसमें भारत की संरचना को, भारत के क्षेत्रफल को, जनसंख्या को, भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने राज्यों को देखा, संघ राज्य क्षेत्रों को देखा, भारत के पड़ोसी देशों को देखा, जिसमें हमने स्थलीय पड़ोसी और दो जलीय पड़ोसियों को भी देखा, और भारत को बीच में से दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा कर्क रेखा को देखा, तथा हमने प्रधान मध्याह्न रेखा को देखा जो भारत के समय को बताती है। आज की जो क्लास है वह भारत के भौगोलिक प्रदेश, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं भारत में, या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, भौगोलिक जो संरचनाएं हैं, उस हिसाब से भारत का अध्ययन कर रहे होंगे। अगर हम देखें तो भारत के भौगोलिक संरचना को हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला अगर देखें तो 2400 किलोमीटर लंबी फैली एक संरचना है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, प्रायद्वीप बताया था क्या होता है, 3 तरफ से समुद्र से घिरी आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत में उत्तर भारत के मैदान को, फिर हम देखते हैं तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र को या भारत के समुद्र तटों की स्थिति को, और लास्ट में हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह। हमारे यहाँ 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। अगर देखें, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। तो आज हम इस सेशन को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला देखें तो यह एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। हिमालय जो आज बना है, अगर इसमें देखें तो इसमें 4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। हिमालय के स्ट्रक्चर में सबसे पुराना स्ट्रक्चर, या फिर कहें हिमालय से पुराना जो स्थिति है वह है ट्रांस हिमालय। तो वर्तमान जो हिमालय पर्वत है उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं स्थिति के अनुसार, किंतु जिसमें से एक स्थिति ऐसी है जो हिमालय से पहले से अवस्थित है, पहले से बनी हुई है, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद वृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, और उसके बाद है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना का मैदान। अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालय हिमालय से पूर्व की संरचना है, इसलिए इसे हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं। अगर हम देखें ट्रांस हिमालय में तो कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इसी क्रम में पूछता भी है कि किस क्रम में उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय की चोटियां हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए। तो इसमें चारों पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में समझाई गई हैं। काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर रेंज और फिर कैलाश श्रेणी। इस लद्दाख श्रेणी में ही हमारे देश से होकर बहती है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसी द्रोणी से होकर बहती है। अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी किसमें है? ट्रांस हिमालय में। क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या ऊंचाई है? 8611 मीटर। 8611 मीटर K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ट्रांस हिमालय को और वृहद हिमालय, इसके बाद क्या है? वृहद हिमालय। या ऊंचाई में वृहद हिमालय सबसे औसत ऊंचाई सबसे ज्यादा किसकी है? एवरेज हाइट सबसे ज्यादा किसकी है? तो आप बताएंगे वृहद हिमालय की। इसमें ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को जो अलग करता है, जो बॉर्डर उसको अलग करता है, उसका नाम है ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन। क्या है? इंडस सांगपो सेचर जोन। किस जगह? सुचर जोन भी कहा जाता है, तो सेचर जोन, ITSZ। ठीक है,
तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है ITSZ। फिर हम देखते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, अगर ग्रेटर हिमालय को देखें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रृंखला में आती है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वह है आपकी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और यह कहां पर है? तो यह नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। वृहद हिमालय में कुछ अन्य चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आप कहेंगे ट्रांस हिमालय की तो इससे पहले दिखाई देती है, इसकी हाइट भी ज्यादा है, तो फिर कंचनजंगा को क्यों लेते? तो अभी बताया था ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं मानते। तो कंचनजंगा जो कि वृहद हिमालय का हिस्सा है, वह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितनी है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। इसी श्रेणी में आपको नंगा पर्वत दिखाई देता है। इसी श्रेणी में आपको नंदा पर्वत दिखाई देता है। तो यह सब किसके हिस्सा हैं? वृहद हिमालय के। किस हिमालय के? वृहद हिमालय के। समझ में आया? इसी में आपको पीर पंजाल श्रेणी दिखाई देती है। क्या श्रेणी दिखाई देती है? पीर पंजाल। फिर उसके बाद अगर देखें तो लघु हिमालय। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे MCT कहते हैं। किसको अलग करता है? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य का बॉर्डर है। अगर हम लघु हिमालय को देखें तो लघु हिमालय में आपको पीर पंजाल श्रेणी दिखाई देती है, धौलाधर श्रेणी। तो सीधे से अगर ऊंचाइयों में क्रम सेट करवाए तो सबसे ऊपरी क्रम में आपको काराकोरम दिखाई देगा, उत्तरी क्रम में फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश और फिर यह पीर पंजाल आपको दिखाई देगा। अक्सर यह क्रम आपको व्यवस्थित करवाने के लिए अरेंजमेंट क्रोनोलॉजी में देता है परीक्षा में। तो धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी किस श्रेणी में दिखाई देते हैं आपको? लघु हिमालय में। किसमें? लघु हिमालय में। लघु हिमालय के बाद का जो क्षेत्र है वह है शिवालिक हिमालय। और हिमालय की सबसे नवीनतम चट्टान, नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप बताएंगे शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला, नवीनतम पर्वतमाला का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। ये सबसे नई बनी है। और एक और बात है, हिमालय पर्वत की संरचना लगातार बढ़ रही है, उसमें अभी भी विकास हो रहा है, लगातार उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। वह एक वलित पर्वत है, यह आप जानते हैं। तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय में आपको दिखाई देती है जम्मू श्रेणी। क्या दिखाई देती है? जम्मू श्रेणी। जो जम्मू की घाटी है वह किसमें दिखाई देती है? शिवालिक हिमालय में। ऐसी ही पहाड़ियां, यह इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों के नाम है डाफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। ये कौन कौन सी हैं? डाफला, मिसमी और अबोर। कहां मिलती हैं आपको? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि जम्मू पहाड़ी आपको कहां मिलेगी? तो जम्मू पहाड़ी आपको कहां मिलेगी? याद करिए, तो जम्मू कश्मीर में। तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद का जो क्षेत्र है जो आपको यहां दिखाई देता है, यह गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। किसका मैदान है? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा यहां से यूं आती है और ब्रह्मपुत्र चाइना से निकल कर आती है। नेक्स्ट क्लास में हम नदियों को पढ़ रहे होंगे तो वहां स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा। और सिडनी बुर्राड एक ऐसा जियोलॉजिस्ट जिसने नदियों के आधार पर विभाजन किया है किसका? हिमालय का, उसको भी हम आगे पढ़ रहे होंगे सिडनी बुर्राड के द्वारा। तो यह जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, यह किसका मैदान है? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान अलग होता है शिवालिक हिमालय से HFF के द्वारा। किसके द्वारा? HFF के द्वारा। तो आपने देखा ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय ITSZ, वृहद हिमालय लघु हिमालय MCT के द्वारा, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय MBF के द्वारा, शिवालिक हिमालय मैदान किसके द्वारा? HFF के द्वारा अलग होते हैं। तो यह पूरा बंटवारा है हिमालय का। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें से ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत से पहले की बनी संरचना, इसलिए ट्रांस हिमालय को
हिमालय में शामिल नहीं किया जाता है। स्पष्ट हुआ यहां पर। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो फैलाव है हिमालय का जो फैलाव है वो 2400 से 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर उसकी लंबाई है पूरी। कितनी लंबाई है? 2400 से 2500 किलोमीटर, जो आपको दिखाई देती है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक दिखाई देती है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई में विविधताएं हैं। जब आप कश्मीर में बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आप यहां देखते हैं तो इसकी चौड़ाई घट जाती है, केवल 150 किलोमीटर रह जाती है। कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर। दूसरी बात, अगर हम देखें हिमालय को तो हिमालय अगर भारत की तरफ देखें तो हिमालय की जो स्थिति है भारत की तरफ वह उत्तल आकार की है। कैसी है? उत्तल आकार, कॉन्वेक्स है। जबकि हम चाइना की तरफ देखें तो वहां कॉनकेव है, अवतल दिशा में है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर है? वृद्ध हिमालय में। हिमालय का हिस्सा है। क्या ऊंचाई है? 8848 मीटर। कहां पर है? नेपाल में। क्या नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे सागर माथा। नासा ने जब भी रिकॉर्ड दिए हैं तो वह थोड़ी सी हाइट ज्यादा बता रहा है, वो बता रहा है 8850 मीटर। तो थोड़ा सा नासा का रिकॉर्ड और मैन्युअली रिकॉर्ड में अंतर है। भारत की सर्वोच्च चोटी बताया था ट्रांस हिमालय में मिलती है आपको भारत की सर्वोच्च चोटी। क्या नाम है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। 8611 मीटर। फिर आपको दिखाई देती है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी किसमें है? तो आप बताएंगे वृद्ध हिमालय में। क्या नाम है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कितनी हाइट है? 8598 मीटर। 8598 मीटर हाइट है कंचनजंगा की। कंचनजंगा कहां है? तो आप बताएंगे सिक्किम में है। इतना किसमें है? सिक्किम में। और एक और बात, हम देखते हैं विश्व विरासत स्थलों को यूनेस्को के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। तो विश्व विरासत स्थलों में 40 स्थल भारत के शामिल हैं, जिसमें से 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है कल्चरल, दूसरी होती है नेचुरल और तीसरी होती है मिक्स। तो मिक्स में शामिल किया गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क को। तो कंचनजंगा विश्व विरासत स्थल भी है, यह बात आप याद रखिएगा। तो कंचनजंगा एक विश्व विरासत स्थल भी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। किस राज्य में है? तो आप बताएंगे सिक्किम में। और सिक्किम को कल पढ़ा था हमने। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे गंगटोक। क्या है? गंगटोक। तो यह हिमालय की स्थितियां हैं। दूसरा भाग क्या था? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप के विषय में हमने क्या बताया था? प्रायद्वीप वह होते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरे हो। तो अगर हम भारत की स्थिति देखें, इस स्थिति को अगर आप देख रहे हैं तो इस स्थिति के अनुसार इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तीनों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारे यहाँ पठार बहुत सारे हैं, हम एक एक क्रम में समझते हैं। सबसे पहले हम हिमालय को पढ़ चुके हैं। हिमालय के बाद हम समझते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राजस्थान होते हुए हरियाणा से दिल्ली तक जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी। और यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो आपको पर्वत पढ़ाए थे, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वह होते हैं जो लंबे क्रम से बने हुए हैं, बहुत प्राचीन है और लगातार उनका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, नष्ट होते जा रहे हैं, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली उसी श्रेणी में आता है। एक लंबी पर्वत श्रृंखला है अरावली भारत में और यह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। कहां पर है? माउंट आबू। कहां है? माउंट आबू राजस्थान में, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहां पर? माउंट आबू में। तो अगर पूछे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है? गुरु शिखर। कितनी हाइट है? 1722 मीटर। इतने फैक्ट आप याद मत करिएगा कि ये 1722 मीटर भी आपको याद कर रहा है, इतना आवश्यक नहीं है। जितना आवश्यक है वो यहां लिखा हुआ। ठीक है। उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य में राजस्थान की तरफ आता है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मालवा के पठार से ऊपर है अरावली पर्वत,
और मालवा के पठार के जस्ट नीचे है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। फिर हम अगर इसी मालवा के पठार की स्थिति उत्तर प्रदेश और जब मध्य प्रदेश में देखते हैं तो आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार दिखाई देता है। कौन सा पठार दिखाई देता है? बुंदेलखंड तथा बघेलखंड का पठार। ठीक है, जिसमें आपको कौन सी नदी दिखाई देती है? तो आपको केन नदी दिखाई देती है, बेतवा नदी दिखाई देती है, रिहंद नदी दिखाई देती है। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में। मालवा पठार में कौन सी नदी दिखाई देती है? तो आपको चंबल नदी दिखाई देती है, जो प्रसिद्ध है अवनालिका अपर्दन के लिए। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? ऊंचे ऊंचे मट्टी के टीलों को जब वर्षा होती है तो मट्टी के टीले क्या हो जाते हैं? पानी गिरने से नीचे जमीन में मिल जाते हैं, उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। मिट्टी का अपर्दन होता है, समझ रहे हैं आप? तो यह चंबल नदी जो कि निकलती है मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए यमुना में मिलती है इटावा के पास, और इटावा में यमुना से मिलने के बाद यमुना मिलती है प्रयागराज में गंगा से। समझ में आया? तो यह चीज, तो मालवा का पठार और इधर आपने देखा बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, जो कि उत्तर प्रदेश और कहां पर दिखाई देता है? मध्य प्रदेश में, बघेलखंड का पठार। उसके बाद अगर हम देखें तो सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा जो पर्वत है वह एक भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? या तो जिनके दोनों सिरे नीचे चले जाए और एक सिरा ऊपर रह जाए, या एक सिरा नीचे चला जाए और दोनों सिरे ऊपर आ जाए, उन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वतों में भ्रंश घाटियां होती हैं। क्या होती हैं? भ्रंश घाटियां। और भ्रंश घाटियां जिस होती हैं उनमें से अक्सर क्या निकलती है? नदियां। तो सतपुड़ा अगर पर्वत हम देखें जिसमें आपको अमरकंटक का पठार दिखाई देता है। कौन सा पठार? अमरकंटक का पठार। और उसी से दो नदियां निकलती हैं सतपुड़ा से, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और दोनों क्या बनाती हैं? एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनाती है। और इस बात को आगे समझ रहे होंगे डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है। तो सतपुड़ा कहां है? तो आप बताएंगे विंध्याचल के जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत के नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी से आपको नीचे दिखाई देता पश्चिमी घाट। क्या दिखाई देता है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। अगर हम दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी जैसे क्षेत्र देखें, उसमें पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है। जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता होती है जहां पर जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की अलग अलग तरह की प्रजातियां मिलती हैं एक ही स्थान पर, उसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। यह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री कहते हैं। यह कम चौड़ा है मगर ऊंचाई इसकी बहुत है। अगर इसकी चोटियां देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? अनाईमुडी। जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दूसरी ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। तो यह है पश्चिमी घाट। इसको आराम से, इसके तटों को भी हम आगे समझ रहे होंगे। तो यह है पश्चिमी घाट। और ये इधर आप देख रहे हैं पूर्वी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट अमूमन चौड़ा ज्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। किंतु अगर यह पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपको वेस्टर्न घाट में मिलती है, और एक्चुअली में वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर मिलती है। इसका नाम है अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अच्छा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं बेटा, ये मिल रहे हैं यहां पर। इस क्षेत्र का नाम है नीलगिरी। कौन सा नाम है? नीलगिरी। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी का क्षेत्र। नीलगिरी इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। 1986 में बना। कौन सा? नीलगिरी, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, और यह सीमाओं पर है, कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर आपको दिखाई देता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहां होता है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। कहां होता है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। बता दिया आपको।
तो अनाई मुड़ी। तो यह आपका रहा। फिर आप देखते हैं, आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र को, वहां पर आपको दिखाई देता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, एक और बात, दक्कन का जो पठार है या छोटा नागपुर का पठार है, यह गोंडवाना लैंड चट्टानों से बना हुआ है। गोंडवाना लैंड चट्टानों से, जो प्रसिद्ध है कोयले के लिए। और यह स्ट्रक्चर जो मुख्य है वह है नीस चट्टान। किस चट्टानों से बना है? नीस चट्टानों से। तो यहां पर दक्कन का पठार और छोटा नागपुर के पठार में आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको कोयला का भंडार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोयला। भारत का 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको मिलता है। ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले का प्रकार मिलता है वो है बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। तो छोटा नागपुर का पठार हो और दक्कन का पठार प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किस क्रम की चट्टानों से बने हैं? तो आप बताएंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों से यह बने हैं। फिर आपको दिखाई देता मेघालय या शिलांग का पठार। यह जो पठार है यह बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। किस हिस्से से? छोटा नागपुर और दक्कन के पठार से। मगर शिलांग का पठार महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां तक आप देखें शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रेणियां भी आती हैं, और इस कारण, इस पठार और हिमालय पर्वत श्रेणी के कारण यहां पर बादल रुक जाते हैं, और बादल रुक जाते हैं तो यहां वर्षा ज्यादा होती है। और इसीलिए दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपको मेघालय में ही दिखाई देता है, मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। तो यहां पर है मेघालय का पठार। तो आपने देखा प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र को। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो तीन तरफ से घिरे पानी के क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। और सभी प्रायद्वीप को हमने समझा और मुख्य पर्वत श्रेणियों को समझा आपने। ठीक है, जिसमें आपने अरावली को पढ़ा, सतपुड़ा को पढ़ा, पूर्वी घाट को पढ़ा, पश्चिमी घाट को पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा टॉपिक है आपका उत्तर भारत का मैदान। देखिए उत्तर भारत का मैदान जो बना हुआ है वह बना हुआ है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। नदियां अपने साथ जब आती हैं वर्षा काल में तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, बालू के कण लेकर आती हैं, और कुछ छोड़ जाती हैं और फिर नए मार्ग पर निकल जाती हैं। नदियां पहले से तय मार्ग पर बहें यह आवश्यक नहीं, नदियां अपना मार्ग स्वयं तय करती हैं। और एक नदी बड़ा फेमस है अपना मार्ग विचलित करने के लिए, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग हर बार क्या कर देती है? चेंज कर देती है, जिससे बाढ़ आती है। तो ये जो मैदान बना है वो कुछ मिट्टियों से बना है। और मिट्टियां कहां से आई हैं? जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं पर्वतीय क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्रों से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो गाद, जो मिट्टी वह लाती है, उस मिट्टी और गाद से बनता है मैदानी क्षेत्र। तो अगर हम देखें उत्तर भारत का जो मैदान बना है वो मुख्यतः इन चार चीजों से मिलकर बना है। पहला है बांगर। बांगर क्या है? नदी पहले जिस रास्ते पर बह रही थी और वर्षों से अब उस रास्ते पर नहीं बह रही है, उसे बोलते हैं बांगर। तो बांगर क्या है? नदी का पुराना क्षेत्र जिसमें आपको कंकड़ दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कंकड़। किंतु वर्तमान में नदी बांगर से न बहकर नए क्षेत्र से बह रही है, तो पुरानी मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। कई जगह इसको नए नामों से जाना जाता है, रेह या कल्लर कहते हैं, रेह या कल्लर बांगर को। दूसरा खादर। खादर क्या है? खादर वह क्षेत्र है जहां पर बाढ़ के समय वर्तमान में भी नदियां अपने द्वारा जो गाद लाती है और छोड़ जाती है। तो यह नदियों का नया बाढ़ क्षेत्र है। क्या है? नदियों का नया बाढ़ क्षेत्र। आपने देखा होगा वर्षा काल में कोई भी नदी बड़े लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती है और फिर गर्मी के काल आते आते वह छोटे स्वरूप में आ जाती है। तो जब वो लंबे स्वरूप में बहती है और बड़े क्षेत्र में जाती है तो अपने साथ लाई हुई गाद को छोड़ देती है। तो उस गाद को, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। तो नदी का नया बाढ़ क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर। यह क्षेत्र उपजाऊ होता है क्योंकि हर बार उपजाऊ मृदा को नदी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक क्या करती है? स्थानांतरित करती है। तीसरा है तराई। तराई क्षेत्र कौन सा होता है? तराई क्षेत्र वह है जो बांगर से थोड़ा दूर होता है, बांगर से थोड़ा दूर होता है, और जहां पर वर्तमान में पानी नहीं बह रहा है मगर वहां कंकड़ों की उपस्थिति और पानी की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है, तो उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। यह कंकड़ जैसा क्षेत्र होता है। हरियाणा में ऐसा क्षेत्र आपको दिखाई देगा।
तो दलदली मिट्टी होती है और यहां पर पानी नीचे ही होता है, ऐसा लगता है जैसे नदियां दोबारा उत्पन्न हो गई हो, नदियां यहां पर दोबारा उत्पन्न हो गई हो। अब अगला है डेल्टा। डेल्टा क्या है? तो जब नदी जो गाद लेकर आती है और मान लीजिए समुद्र में मिल रही है, तो जो गाद है वह क्या करेगी, वो समुद्र के मुहाने पर छोड़ देगी और नदी मिल जाएगी। ऐसे कैसे, आप समझिए। नदी, ये समुद्र है और यहां नदी आकर मिली, तो नदी जब मिलेगी तो अपने साथ जो गाद लाएगी वो तो यहां इकट्ठी हो जाएगी, पानी चला जाएगा ऐसे। तो पानी जब ऐसे ऐसे चला जाएगा तो पानी तो मिल जाएगा समुद्र से, मगर ये जो गाद है वह एक टापू, एक आकृति का निर्माण करेगी, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा। उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। तो नदी जब समुद्र में मिलती है तो पानी तो समुद्र में मिल जाता है, मगर उसकी गाद एक आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में ही है। तो आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अब हम थोड़ा नर्मदा और ताप्ती की बात कर लें। तो ये जो नदियां हैं, ये जो होता है जब समुद्र नदी से मिलता है या नदी समुद्र से मिलती है, तो ये समान धरातल पर होता है। किस पर होता है, समान धरातल, प्लेन पर होता है। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो यहां से सतपुड़ा से बह रही है, ये नालियों में बह रही हैं, गहरे खड्डों में बह रही हैं। तो गहरे खड्डों में जब बहती हैं तो अपने साथ गाद नहीं लाती हैं। क्या नहीं लाती है, गाद। और इस वजह से वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो वो किसका निर्माण करती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां किसका निर्माण करेंगी, एस्चुरी का, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। तो एस्चुरी का निर्माण कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती। जबकि आप देखेंगे गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और एक विविधता वाला क्षेत्र है, जहां पर आपको मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, जो आधे पानी में होते हैं और आधे पानी से ऊपर होते हैं। ये समुद्री तूफानों को आने से रोकते हैं और तबाही से सुरक्षा करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं वो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं पश्चिम बंगाल में, और दूसरे आपको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं किस राज्य में दिखाई देते हैं, तो आपको गुजरात में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, नदी की गाद से बनी आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कहां है, पश्चिम बंगाल में। किस नदी के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता हुआ दिखाई देता है। तो आपने 3 टॉपिक को पढ़ा। अब देखते हैं तटवर्ती मैदान, तटवर्ती क्षेत्र। तो हमारे अगर तटवर्ती मैदान देखें तो एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। पश्चिमी तटीय मैदान को देखें तो इसकी जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है। कितना है, 1400 किलोमीटर, जो आपको महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए कहां तक दिखाई देता है, केरल तक। कहां तक दिखाई देता है, केरल तक। इसकी चौड़ाई कम है, 20 से 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पूर्वी तट से यह ऊंचा है। पूर्वी तट जो आपको दिखाई देता है उस तरफ, उससे पश्चिमी तट ऊंचा है। हाइट इसकी एवरेज हाइट ज्यादा है। अब पश्चिम तटीय को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। अब विभाजन कैसे है वह समझिए। तो विभाजन इस प्रकार से है, सबसे पहले है काठियावाड़। तो आप जब काठियावाड़ को देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है गुजरात के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में। और कल हम देख रहे थे कि भारत में सबसे ज्यादा जो समुद्र तट रेखा है किसी राज्य की है तो वो गुजरात की है, जबकि द्वीप समूह में अंडमान की है। तो सबसे ज्यादा तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। और गुजरात के तट को क्या नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट। किस नाम से, काठियावाड़ तट, जो कि गुजरात में आपको दिखाई देता है और हल्का सा महाराष्ट्र में। उसके बाद है कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण तट। कोंकण तट आपको दिखाई देता है गोवा से मंगलौर के बीच, गोवा से मंगलौर यानी कि कर्नाटक तक। और फिर आपको दिखाई देता मालाबार तट। मालाबार तट अगर हम देखें तो वो मंगलौर से आपको दिखाई देगा कन्याद्वीप तक, यानी कि कन्याकुमारी तक। तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा, पश्चिम तटीय मैदान। तो 3 क्षेत्रों में बांटते हैं हम इसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं किसको, तो
पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट अगर देखें तो जो उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का क्षेत्र पूर्वी तट का हिस्सा है। यह पश्चिमी तट से ज्यादा चौड़ा है और पश्चिमी तट से कम ऊंचा है। इसको दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। पहला हिस्सा जो आपको दिखाई देगा उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट अगर आप देखें तो यह क्षेत्र उत्तरी सरकार तट आपको दिखाई देगा हुगली नदी से। कौन सी नदी से? हुगली नदी से कृष्णा नदी का क्षेत्र। हुगली से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट है। जबकि कोरोमंडल तट, कौन सा तट? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट आपको दिखाई देगा कृष्णा नदी से मन्नार की खाड़ी तक। कहां तक दिखाई देगा? मन्नार की खाड़ी तक, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान को दो हिस्सों में बांटते हैं, पश्चिम तटीय मैदान को तीन क्षेत्रों में बांटते हैं। अब देखते हैं जो लास्ट हमारा बचा भारतीय द्वीप समूह। अगर हम देखें तो भारतीय द्वीप समूह दो तरह के हैं, एक अरब सागर के द्वीप और एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं वो है 204, जबकि अरब सागर में है 43। बंगाल की खाड़ी में कितने हैं तो आप बताएंगे 204 और अरब सागर में है 43। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार अगर द्वीप समूह देखें तो अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार को जो अलग करता है कल बताया था 10 डिग्री चैनल। कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल उसको अलग करता है। किसको? अंडमान और ग्रेट निकोबार को। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक। अच्छा, इसमें कुछ ज्वालामुखी भी मिलते हैं, तो आपको दिखाई देगा बैरन ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। तो यह कहां मिलते हैं आपको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैडल पीक की हाइट कितनी है? 732 मीटर और यह ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा ही बना हुआ है। किसके द्वारा? ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा ही बना हुआ है, यह माना जाता है। फिर दूसरा है अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीपों में आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप। क्या दिखाई देगा? लक्षद्वीप। और एक और बात, यह ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से नहीं बना है, यह प्रवाल भित्तियों से बना है। किससे? प्रवाल भित्तियों से, कोरल से। तो प्रवाल भित्ति जो द्वीप है वह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का द्वीप है। कोरल जो है मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वह एक मिट्टी का स्वरूप लेते, परत का रूप लेते हैं और उनसे एक श्रृंखला, एक परत का निर्माण होता है जहां पर नई जीव जंतु, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और एक द्वीप निर्माण होता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के विषय में पूछा जाता है यह किस प्रकार का द्वीप है, तो यह प्रवाल भित्तियों का द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल भित्तियों का। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। किंतु जिन पर अगर हम देखें प्राकृतिक अवशेष या जीव जंतुओं का निवास, वो 10 द्वीपों पर दिखाई देता है। कितने द्वीपों पर दिखाई देता है? 10 द्वीपों पर। और अगर हम देखें तो यह अलग होता है मालदीव से। किससे अलग होता है? मालदीव, जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी राजधानी है माले। तो हमने द्वीपों को देखा, हमने तटीय मैदानों को देखा, हमने उत्तर भारत का मैदान देखा जिसमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्षेत्र देखा, हमने प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र देखा और हमने सबसे महत्वपूर्ण हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखा और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बंटवारे को भी देखा। और सभी पर्वत श्रृंखलाओं में जो हम बंटवारा देख रहे थे उसमें हमने सभी श्रेणियों को भी देखा कि किस श्रेणी में कौन सी पर्वतमाला आती है और कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसके अलावा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन दोनों में ही होता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यह कंफ्यूजन अक्सर रहता है। हम K2 गॉडविन ऑस्टिन को लगा देते हैं कहीं और कहीं कंचनजंगा को लगा देते हैं, तो उसमें एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।